हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट जूलॉजी के यूनिट 4 के अंतर्गत एपिथेलियल टिश्यू का अध्ययन करने जा रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार, उसकी रचना तथा विशेषताएं और उनके सतह पर होने वाले रूपांतरण का या मॉडिफिकेशंस का हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू का अध्ययन करने के लिए हमने विषय वस्तु को निम्न प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला, इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं, तो एपिथेलियम का वर्गीकरण। चौथा, स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम की रचना एवं विशेषताएं। पांचवा, सरफेस मॉडिफिकेशंस इन एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू के सतह पर रूपांतरण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे माइक्रोविलाई, सिलिया और स्टीरियोसिलिया के बारे में। छठवां, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम या एपिथेलियम के कार्य। सातवां, कंक्लूजन या निष्कर्ष। और आठवां है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अध्ययन के इन बिंदुओं का हम विस्तार से अवलोकन करते हैं। पहले हम देखें इंट्रोडक्शन के बारे में या सामान्य परिचय के बारे में। कोशिका या सेल शरीर की संरचना की इकाई या यूनिट होती है। जीवों का शरीर एक कोशिका से लेकर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं तथा इन कोशिकाओं को केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणी विकास के समय कोशिका विभाजन के साथ ही निम्न प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन इस तरह से हैं। ए, कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है। बी, कोशिकाओं में विभिन्नता या डिफरेंशिएशन प्रारंभ होती है। सी, कोशिकाओं के समूह से टिश्यू का निर्माण होता है। डी, टिश्यू से अंगों का या ऑर्गन्स का निर्माण होता है और ऑर्गन से सिस्टम का निर्माण होता है। टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति या विकास कॉमन ओरिजिन से होता है तथा उनकी संरचना या स्ट्रक्चर एवं कार्य या फंक्शन भी समान होते हैं। टिश्यू वास्तविक रूप में अंगों का निर्माण करने वाले प्रखंड होते हैं, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। टिश्यू असंवहनी टिश्यू या एवेस्कुलर होती हैं। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। शरीर की शारीरिक संरचना में निम्न 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। ए, एपिथेलियल टिश्यू, इनका विकास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से होता है। बी, कनेक्टिव टिश्यू, इनका विकास मेसोडर्म से होता है। सी, मस्कुलर टिश्यू, इनका विकास मेसोडर्म से होता है। और डी है नर्वस टिश्यू, इनका विकास एक्टोडर्म से होता है। ये सामान्य सा परिचय हुआ टिश्यू के बारे में। आइए अब हम देखें एपिथेलियम
के बारे में, जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। तो एपिथेलियल टिश्यू ये क्या है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। शरीर की बाह्य सतह एवं आंतरिक सतह एपिथेलियम की परत के द्वारा ढकी रहती है। यह एपिथेलियम की परत भिन्न भिन्न आकार की अनेक कोशिकाओं से निर्मित होती है तथा इन कोशिकाओं की दीवार परस्पर मजबूती के साथ जुड़ी एवं सटी रहती हैं एवं इनके मध्य के स्थान पर, जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इन पर वेस्कुलर टिश्यू अनुपस्थित होता है। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम निम्नानुसार डिफरेंशिएटेड या विभेदित होते हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियम, जिसे हम साधारण एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तीसरा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चौथा ट्रांजिशनल एपिथेलियम और पांचवा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियल सेल्स अपने आधार या अपने बेस पर एक पतली मेम्ब्रेन के ऊपर आधारित होती हैं। यह मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन निम्न महत्वपूर्ण कार्य करती है। ए, सपोर्ट या आधार देने का। एपिथेलियल सेल्स के आधार भाग से बेसमेंट मेम्ब्रेन मजबूती के साथ जुड़ी रहती है। बी, न्यूट्रिशन या पोषण। इसके माध्यम से एपिथेलियल सेल्स को पोषण प्राप्त होता है। सी, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। यह संपूर्ण एपिथेलियल सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन भी प्रदान करती है। और डी है सेपरेटिंग पार्ट या पृथककारी भाग। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल स्तर को उसके नीचे स्थित कनेक्टिव टिश्यू की परत से पृथक करती है। आइए अब हम देखें जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम का वर्गीकरण। एपिथेलियम टिश्यू ये दो प्रकार की होती है। पहला है मेम्ब्रेनस एपिथेलियम। ये एक पतली शीट के रूप में या परत के रूप में होती है, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से अवलोकन कर सकते हैं। और दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यह फोल्डेड फॉर्म होती है जो ग्लैंड का निर्माण करती है। तो पहला हुआ जो शीट के रूप में है, एक परत के रूप में है, और दूसरा जो एक ग्लैंड या ग्रंथि के रूप में है। आइए अब हम देखें मेम्ब्रेनस एपिथेलियम के बारे में। तो मेम्ब्रेनस एपिथेलियम को सेल लेयर या कोशिकाओं की परत की संख्या के आधार पर इन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तीसरा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और चौथा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम यह भी कोशिकाओं के आकार या शेप के आधार पर निम्न प्रकार की होती है। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा कॉलमनर एपिथेलियम, चौथा है सिलिएटेड। ये स्पेशल टाइप की होती हैं, ये मॉडिफाइड होती हैं, जिन कोशिकाओं के सतह पर सिलिया पाई जाती है। पांचवा है पिगमेंटेड। इनके साइटोप्लाज्म में कलर पिगमेंट पाई जाती हैं। और छठवां है सेंसरी। इनमें भी सेंसरी सिलिया पाई जाती हैं। यह भी इन कोशिकाओं के सतह पर होने वाला रूपांतरण है। दूसरे तरह की जो एपिथेलियम है जो स्ट्रेटिफाइड या परतदार होती है। सिंपल एपिथेलियम में यह केवल एक ही परत से बनी हुई होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में यह कोशिकाओं की अनेक परतों के द्वारा बनी हुई होती है।
तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर इन्हें भी 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तीसरे प्रकार की जो एपिथेलियम है यह कहलाती है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और चौथा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आइए अब दूसरे प्रकार के एपिथेलियम को हम देखते हैं और इसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जिस तरह से मेम्ब्रेनस एपिथेलियम एक पतली शीट के रूप में होती है, उसके विपरीत ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये फोल्ड के रूप में होती हैं और इसलिए इन्हें फोल्डेड फॉर्म ऑफ एपिथेलियम कहते हैं। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है यह भी कई प्रकार की होती है। पहला ये कहलाती है सिंपल ट्यूबुलर, दूसरी सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, तीसरी सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, चौथी सिंपल एल्वियोलर, पांचवी सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर, छठवीं कंपाउंड ट्यूबुलर, सातवीं कंपाउंड एल्वियोलर और आठवीं है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। तो इस तरह ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी ये अनेक प्रकार की होती हैं। आइए अब विस्तार से इन एपिथेलियम के बारे में हम अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर अब हम देखें स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम की रचना एवं कार्य। तो सबसे पहले हम देखें सिंपल एपिथेलियम के बारे में। इन्हें हम साधारण एपिथेलियम भी कहते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम की कुछ विशेषताएं इस तरह से होती हैं। सिंपल एपिथेलियम यह कोशिकाओं की केवल एक परत, जिसे हम कहते हैं सिंगल लेयर, से बनी हुई होती हैं तथा यह मेम्ब्रेन के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे मेम्ब्रेनस एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरी विशेषता, ये कोशिकाएं आकार में चपटी या फ्लैट होती हैं तथा इन कोशिकाओं की ऊंचाई या हाइट बहुत कम होती है, किंतु इनकी विड्थ या चौड़ाई यह अपेक्षाकृत अधिक होती है। सभी कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आधारित होती हैं, बेस्ड होती हैं, उनके संपर्क में रहती हैं। तीसरा, न्यूक्लियस ये कोशिकाओं के मध्य भाग पर या सेंट्रल पार्ट पर स्थित होता है। सिंपल एपिथेलियम के प्रकार, साधारण एपिथेलियम जिसे हम मेम्ब्रेनस एपिथेलियम कहते हैं, उसके प्रकार इस तरह से हैं और इन्हें कोशिकाओं के आकार या शेप के आधार पर विभाजित किया गया है। तो सिंपल एपिथेलियम यह कोशिकाओं के आकार के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो कोशिकाओं के शेप या आकार के आधार पर सिंपल एपिथेलियम ये 3 प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों का हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले हम देखें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का अध्ययन करने के लिए हमने उन्हें 3 बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला, इसकी संरचनात्मक विशेषताएं, दूसरा, ये कहाँ उपस्थित होती हैं और ये किस तरह दिखाई देती हैं। तो आइए हम देखें संरचनात्मक विशेषताओं में। पहला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये पतली, चपटी और प्लेट के समान होती हैं तथा अपने किनारों पर या सिरों पर परस्पर जुड़कर सतह पर एक पतली परत बनाती हैं। दूसरी विशेषता, कोशिकाओं का मध्य भाग बल्जी या फूला हुआ होता है, जिसमें अंडाकार या चपटा न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तीसरी विशेषता,
सतह भाग से ये फर्श पर बिछी हुई टाइल्स के समान दिखाई देती हैं। इनकी उपस्थिति हम देखें कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये कहाँ पाई जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके अंतर्गत हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी और लिम्फेटिक्स इत्यादि आती हैं, उनकी आंतरिक सतह पर पाई जाती हैं। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को कहा जाता है एंडोथीलियम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की परत होती है वह कहलाती है एंडोथीलियम। इसी तरह से पेरिटोनियल कैविटी, इसे हम एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं, यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो परत होती है, जो उपस्थित होती है, वह मीजोथीलियम कहलाती है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र में जो एल्व्यूलाई होती हैं उनमें पाई जाती हैं, किडनी के बोमेन कैप्सूल के पेराइटल लेयर में पाई जाती हैं, और ईयर या कान के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती हैं। यदि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का चित्र हम देखें तो हम ये पाते हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये पतली होती हैं, चपटी होती हैं, प्लेट लाइक होती हैं, और अपने सिरों पर ये परस्पर अपने पास के या बगल के एपिथेलियम से जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह ये एक निरंतर परत बनाती हैं। ये सारी कोशिकाएं अपने आधार पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती हैं। इनके मध्य का भाग फूला हुआ होता है, जिसमें एक अंडाकार या चपटा न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है, और शेष भाग साइटोप्लाज्म के द्वारा भरा हुआ होता है। तो ये रचना, उपस्थिति और चित्र है स्ट्रक्चर के बारे में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। आइए अब हम देखें दूसरे प्रकार का एपिथेलियम, जिन्हें हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनकी रचनात्मक विशेषताएं इस तरह से होती हैं। पहला, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये वर्गाकार या क्यूब के समान होती हैं, जो हाइट या ऊंचाई, विड्थ माने चौड़ाई, और डेप्थ माने गहराई में इक्वल या समान होती हैं, तथा अपने सिरों पर परस्पर सट कर सतह पर एक पतली परत बनाती हैं। दूसरा, कोशिकाओं के मध्य भाग में एक गोलाकार न्यूक्लियस उपस्थित होता है। सभी न्यूक्लियस समान ऊंचाई पर या सेम लेवल पर उपस्थित होते हैं। और तीसरा है, सतह भाग से ये कोशिकाएं हेक्सागोनल दिखाई देती हैं। उपस्थिति हम देखें, ये ओवरी की सतह पर पाई जाती हैं। इसी तरह रेटिना के पिगमेंटेड एपिथेलियम पर पाई जाती हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनकी ट्यूब्स या नलिकाओं में या डक्ट में पाई जाती हैं। साथ ही किडनी की कुछ नलियों व नलिकाओं में भी पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी में पाई जाती हैं। इसी तरह थायराइड ग्रंथि के फॉलिकल्स की एपिथेलियम परत में भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। यदि हम इनका चित्र देखें तो हम ये देख सकते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो कोशिकाओं की जो हाइट है, साथ ही साथ इनकी जो विड्थ है और इनकी जो डेप्थ होती है, ये डेप्थ बिल्कुल समान होती है, जिसके कारण से ये क्यूब के समान दिखाई देती हैं। इसलिए इन्हें क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन कोशिकाओं के मध्य में ये गोल या गोलाकार न्यूक्लियस होता है, और शेष जो भाग है वो साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है, और सभी के सभी कोशिकाएं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आधारित होती हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे कि सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम की एक परत पाई जाती है। आइए अब हम देखें सिंपल एपिथेलियम का जो तीसरा प्रकार है, इसे हम कहते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम।
सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की रचनात्मक विशेषताएं इस तरह से हैं। पहला, ये अत्यधिक लंबी माने वेरी टॉल, इनकी चौड़ाई कम होती है, विड्थ इज लेस, और कॉलम के समान या कॉलम लाइक कोशिकाएं होती हैं, तथा ये अपने किनारों पर परस्पर सटकर सतह पर एक, ध्यान रखेंगे, एक ऊंची और पतली परत बनाती हैं। दूसरा, कोशिकाओं के मध्य भाग से थोड़ा नीचे इन लोअर हाफ, इनमें एक बड़ा एवं लंबा न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होता है। सभी न्यूक्लियस समान ऊंचाई पर या समान लेवल पर स्थित होते हैं। और तीसरा है, कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर या उनके सरफेस पर कभी कभी माइक्रोविलाई, सिलिया आदि के रूप में रूपांतरित रचनाएं भी उपस्थित हो सकती हैं। तो ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, इनकी उपस्थिति कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती हैं, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में पाई जाती हैं, अर्थात लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पर ये पाई जाती हैं। दूसरा, गॉल ब्लैडर, तो लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर पर उपस्थित होती हैं, और इसी तरह ये यूटेराइन ट्यूब और यूटेराइन कैविटी पर भी उपस्थित होती हैं। ब्रोंक्यूल्स पर भी श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ब्रोंक्यूल, इन पर भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो कॉलमनर एपिथेलियम होती हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और इनकी चौड़ाई कम होती है, जिसके कारण से ये कॉलम की तरह दिखाई देती हैं। इनके मध्य में एक लंबा न्यूक्लियस होता है जो मध्य भाग से थोड़ा सा नीचे की ओर हट करके स्थित होता है, और शेष भाग साइटोप्लाज्म के द्वारा भरा हुआ होता है। और सारी की सारी जो कोशिकाएं होती हैं, ये अपने आधार पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर संलग्न रहती हैं। कुछ रूपांतरण भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इनके ऊपर की सतह पर, ये इनका सरफेस है, तो सरफेस पर माइक्रोविलाई, ये छोटे छोटे उंगलियों के समान उभार दिखाई देते हैं। इन उभारों को माइक्रोविलाई कहते हैं। इसी तरह से इनके स्वतंत्र सिरे पर या सरफेस पर सिलिया भी पाई जाती हैं। तो ये सभी माइक्रोविलाई की उपस्थिति और सिलिया की उपस्थिति ये सरफेस मॉडिफिकेशन को या सतही रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखें सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। इनकी विशेषता इस तरह से है, ध्यान रखेंगे, ये रूपांतरित कॉलमनर एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं जिनके स्वतंत्र सिरों पर अनेक सूक्ष्म प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस संलग्न होती हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। और सिलिया की सामूहिक गति, जो ग्रुप में मूवमेंट होता है, अपने संपर्क में आने वाले पदार्थ को एक ही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इनकी उपस्थिति के बारे में हम देखें, ये नेजल ट्रैक्ट या नाक की अंदरूनी परत पर पाई जाती हैं। इसी तरह लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकियोल, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की अंदरूनी सतह पर भी सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। इसी तरह यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है, साथ ही साथ यूटेराइन ट्यूब हैं, उन पर भी ये पाई जाती हैं। इसके अलावा ये स्पाइनल कार्ड का एपेंडाइमा और ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी पाई जाती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये रूपांतरित कॉलमनर एपिथेलियम है, जिनकी सतह पर ये सिलिया मौजूद होती हैं। पांचवा हम देखें सिंपल पिगमेंटेड एपिथेलियम। संरचनात्मक विशेषताएं इस तरह से हैं, ये कॉलमनर एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में दानेदार रंगीन पिगमेंट या हम कह सकते हैं कलर्ड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं।
जिनके कारण से ये कोशिकाओं को एक विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। पिगमेंटेड एपिथेलियम की उपस्थिति आंख की रेटिना पर जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है वो पाई जाती है। और चित्र पे हम देख सकते हैं ये कॉलमनर एपिथेलियम है और इनके साइटोप्लाज्म में ये कलर पिगमेंट मौजूद हैं। छठवां हम देखें सिंपल सेंसरी एपिथेलियम। संरचनात्मक विशेषताएं इस तरह से हैं। ये भी रूपांतरित कॉलमनर एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की बाहरी सतह पर एक या अनेक, ध्यान देंगे, एक या अनेक सेंसरी या संवेदनशील हेयर्स होती हैं जो सेंसरी रिसेप्शन के लिए स्पेशलाइज्ड या विशेषीकृत हो जाती हैं। प्रत्येक कोशिका का आधार भाग एक सेंसरी नर्व फाइबर से जुड़ा रहता है। इनकी उपस्थिति उन भागों पर होती है जहां पर रिसेप्टिव सेल्स पाई जाती हैं और रिसेप्टिव सेल होती हैं, ये स्मेल के लिए काम करती हैं और हियरिंग के लिए काम करती हैं। तो स्मेल करने वाली सेल, स्मेल को रिसीव करने वाली सेल और साउंड वेव्स को रिसीव करने वाली सेल, उनको हम कहते हैं रिसेप्टिव सेल। इनकी सतह पर एक या दो ये सेंसरी सिलिया पाई जाती हैं और बेस पर यहाँ से निकली हुई होती है एक नर्व और इसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व। ये देखिए इस तरह से ये सेंसरी नर्व। दूसरे प्रकार का जो एपिथेलियम है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। इसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके पहले हमने देखा सिंपल एपिथेलियम और उसके प्रकार। अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यह बहुस्तरीय एपिथेलियम होता है। इसकी विशेषताएं सामान्य तौर पर इस तरह से हैं। पहला, यह कोशिकाओं की अनेक परतों से बनी हुई होती है। अनेक परतों से, ध्यान देंगे, सिंपल एपिथेलियम एक परत से बनी हुई होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यह अनेक परतों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए यह बहुस्तरीय रचना होती है। दूसरा, इसमें केवल आधार या बेस की कोशिकाएं ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आधारित होती हैं तथा अन्य सभी कोशिकाएं आधार कोशिकाओं के बाहर की सतह पर कतारबद्ध तरीके से ऊपर की ओर स्थित होती हैं। तीसरा, प्रत्येक परत में कोशिकाओं का आकार या उनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है या बदलते जाता है। शीर्ष कोशिकाओं या जो आउटर सेल हैं उसके शेप के आधार पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के निम्न प्रकार होते हैं। अभी हमने कहा ये जो कोशिका है, ये जो एपिथेलियम है, ये मल्टी लेयर्ड होती है, बहुस्तरीय होती है, अर्थात कोशिकाओं की अनेक परत पाई जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर जो बेस की सेल होती है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आधारित होती है, जबकि शेष परतें ये पहली परत के ऊपर की ओर क्रमशः एक के बाद एक कतारबद्ध तरीके से स्थित होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोशिकाओं की अनेक परत हैं, इसलिए इसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे बाहर की जो कोशिका है, इस सेल का जो आकार है वो कैसा है, उसके आधार पर, माने सरफेस पर जो सेल हैं, इस सेल के शेप के आधार पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला यह कहलाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। आइए एक एक करके हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के प्रकार का अवलोकन और अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रकार है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम।
इसकी रचनात्मक विशेषताएं इस तरह से होती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यह बहुस्तरीय या मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। बेसल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आधारित होती हैं तथा ये क्यूबॉइडल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं या गोलाकार हो सकती हैं। ध्यान देंगे, बेसल सेल ये तो क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, लंबी या कॉलमनर भी हो सकती हैं या गोलाकार भी हो सकती हैं, पर जो शीर्ष भाग पर जो सरफेस पर सेल्स होती हैं वो चपटी होती हैं, साथ ही साथ ये स्क्वेमस सेल्स ही होती हैं। तो सरफेस पर बाहर की ओर जो सेल होंगी वो स्क्वेमस एपिथेलियम या स्क्वेमस सेल ही होंगी। बेसल और शीर्ष भाग के बीच में स्थित जो इंटरमीडिएट सेल्स होती हैं ये अनियमित होती हैं, साथ ही साथ ये पॉलीहेड्रल होती हैं, जो शीर्ष भाग की ओर जब सरकते हुए बढ़ती हैं तो क्रमशः ये पहले से ज़्यादा चपटी या फ्लैट होती चली जाती हैं। तो सरफेस या सतह पर ये सेल्स दो प्रकार की होती हैं। ध्यान देंगे, पहले प्रकार की सेल यह कहलाती है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें इस स्क्वेमस एपिथेलियम में न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके साइटोप्लाज्म में केरेटिन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर इस चित्र में हम देख सकते हैं ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसके बेस की जो सेल है, ये बेसल सेल जो है ये क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है या गोलाकार हो सकती है। और इसके ऊपर की जो सेल्स होती हैं ये सारी सेल ये इरेगुलर होती हैं या पॉलीहेड्रल हो सकती हैं, बहुकोणीय हो सकती हैं। लेकिन जो सरफेस की सेल होती है, ये सरफेस सेल है, ये हमेशा स्क्वेमस एपिथेलियम ही होगी और इस स्क्वेमस एपिथेलियम में न्यूक्लियस भी होगा, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में केरेटिन नहीं होगा। इसलिए इन्हें नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। और ये जो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये मुख गुहा या ओरल कैविटी में पाई जाती हैं, ओइसोफेगस में पाई जाती हैं, टंग में पाई जाती हैं और वेजाइना में पाई जाती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का जो दूसरा प्रकार है सरफेस एपिथेलियम के आधार पर, यह है केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें इस स्क्वेमस एपिथेलियम में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इनके साइटोप्लाज्म में केरेटिन पाया जाता है। तो यदि इस सतह की कोशिका को हम देखें तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम तो है लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं है और इनके साइटोप्लाज्म में एक डेड प्रोटीन पाया जाता है और उस डेड प्रोटीन को कहा जाता है केरेटिन। तो फर्क क्या हुआ कि ये जो सरफेस एपिथेलियम है ये इस तरह से ये स्क्वेमस होंगी, चपटी कोशिकाएं होंगी स्क्वेमस, इनमें न्यूक्लियस होगा, इनमें साइटोप्लाज्म भी होगा लेकिन केरेटिन नहीं पाया जाएगा। जबकि दूसरे प्रकार में जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, सरफेस पर जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, इस स्क्वेमस एपिथेलियम में न्यूक्लियस नहीं होगा लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में डेड प्रोटीन होगी और इस डेड प्रोटीन को हम कहते हैं केरेटिन और इस प्रकार के एपिथेलियम को कहा जाएगा केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और इस प्रकार का जो एपिथेलियम है वो पाया जाता है त्वचा पर। आइए अब हम देखें दूसरे प्रकार के बारे में और ये है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी रचनात्मक विशेषताएं इस तरह से हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं इनकी दो या अधिक स्तर पाई जाती हैं, इसलिए यह भी बहुस्तरीय रचना होती है। बेसल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आधारित होती हैं तथा शीर्ष सतह पर अर्थात सरफेस की जो सेल होती हैं
वो क्यूबॉइडल सेल होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसका बेसल सेल है। ये बेसल सेल किसी भी प्रकार का हो सकता है। इंटरमीडिएट सेल ये पॉलीहेड्रल हो सकती हैं, इरेगुलर हो सकती हैं, लेकिन सरफेस पर जो सेल पाए जाएंगी ये सरफेस सेल कैसी होंगी? क्यूबॉइडल होंगी। दे आर क्यूबॉइडल इन शेप, इसलिए इसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथीलियम। इनकी उपस्थिति इस तरह से होती है इन डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड है उनके डक्ट में पाई जाती हैं, सीबेशियस ग्लैंड में पाई जाती हैं, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं, और ओवरी में उसके ग्राफियन फॉलिकल्स में पाई जाती हैं, और यूरेथ्रा में इंटरमीडिएट जोन पर पाई जाती हैं। ये हुआ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथीलियम। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम। विशेषताएं इस तरह से है, यह कोशिकाओं की दो या अधिक स्तर से बनी बहुस्तरीय रचना होती है। बेसल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आधारित होती हैं तथा शीर्ष सतह पर या सरफेस की जो सेल्स होती हैं वो कॉलमनर सेल्स होती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये बेसल सेल है और इनका जो सरफेस सेल है ये सरफेस सेल कॉलमनर इन शेप है, कॉलमनर इपिथीलियम है। इसलिए चूंकि सरफेस की कोशिकाएं कॉलमनर सेल हैं, इसलिए इस प्रकार के स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम को स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम कहा जाता है। इनकी जो उपस्थिति है वो इस तरह से है, इट इज प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ सिक्रेटरी डक्ट। जो स्रावी नलिकाएं होती हैं उनके भीतर पाई जाती हैं, और ये ग्लैंड हैं स्लाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, यूरेथ्रा, फेरिंग्स और लैरिंग्स। तीसरे प्रकार का जो इपिथीलियम है ये कहलाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम या कूट बहुस्तरीय इपिथीलियम। इसकी रचनात्मक विशेषताएं इस तरह से होती हैं। पहला, यह कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी हुई हो। यहां पर ध्यान देंगे स्ट्रेटिफाइड बोल रहा है, परतदार, लेकिन ये परत कैसी है? सूडो है, फाल्स है। तो यह कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है, किंतु यह बहुस्तरीय रचना दिखाई देती है। दूसरा, इन सभी कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही आधारित होती हैं। तीसरा, कोशिकाओं का जो आकार है या शेप है तथा ऊंचाई भी अलग अलग होती है। कुछ बड़ी होती हैं, टॉल होती हैं, तथा कुछ छोटी या स्मॉल होती हैं। चौथा, कोशिकाओं के जो न्यूक्लियस होते हैं वो असमान ऊंचाई पर या डिफरेंट लेवल पर उपस्थित होते हैं। और पांचवा है, कुछ कोशिकाओं के शीर्ष भाग पर या उनके सरफेस पर सिलिया उपस्थित होती हैं तथा कुछ कोशिकाएं म्यूकस का भी स्राव करती हैं। तो सिलिया की उपस्थिति सरफेस मॉडिफिकेशन को प्रदर्शित करता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है। गौर से देखेंगे तो वास्तव में यह कोशिकाओं की एक परत से ही बनी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोशिकाओं की एक से अधिक परतों के द्वारा बनी हुई है, इसलिए इसे सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं की जो लेंथ होती है, लंबाई या ऊंचाई होती है, वो असमान होती है। कुछ कोशिकाएं ये बहुत लंबी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं ये आकार में बहुत छोटी होती हैं। कोशिकाओं का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि बड़ी कोशिकाओं के बीच बीच में उनके आधारी भाग पर ये छोटी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो वास्तविक तौर पर यदि हम देखें तो ये कोशिकाओं की एक ही परत है, लेकिन ये एक से अधिक परतों से बनी है ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि इन कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट लेवल पर हैं।
जो बड़ी कोशिकाएं हैं उनके न्यूक्लियस ऊपर हैं तथा जो छोटी कोशिकाएं हैं उनके न्यूक्लियस नीचे हैं, अर्थात न्यूक्लियस का जो लेवल होता है ये अलग अलग होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सारी कोशिकाएं, चाहे वो बड़ी कोशिका हो या छोटी कोशिका हो, सभी कोशिकाएं अपने आधार पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर संलग्न रहती हैं। सरफेस मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इस सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम की कोशिकाओं के शीर्ष भाग पर या सरफेस पर ये सिलिया विकसित होती हैं और ये सरफेस मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से कुछ और कोशिकाएं होती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल कहते हैं, इनके द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन भी होता है। तो ये तीसरे प्रकार का इपिथेलियम हुआ जिसे हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। आइए हम चौथे प्रकार के इपिथेलियम का अध्ययन करते हैं। इसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। इसे यूरोथेलियम भी कहा जाता है। इनकी विशेषता इस तरह से होती है कि जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम या यूरोथेलियम है, यह 3 या 4 लेयर या स्तर से बनी हुई बहुस्तरीय रचना होती है। ध्यान देंगे, जब इन कोशिकाओं में खिंचाव होता है, स्ट्रेस्ड अवस्था होती है, और दूसरा इनमें विश्राम या रिलैक्स की अवस्था होती है, तो अलग अलग अवस्थाओं में इन कोशिकाओं का जो शेप या आकार है वह भी अलग अलग होता है। आइए हम देखें खिंचाव की स्थिति में कि जब ये कोशिकाएं खिंचाव की स्थिति में होती हैं या स्ट्रेस्ड की अवस्था में होती हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम की तरह फ्लैट, चपटी और थिन या पतली दिखाई देती हैं, जबकि यही कोशिकाएं जब विश्राम या रिलैक्स की अवस्था में होती हैं तब यह स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम की तरह दिखाई देती हैं, अर्थात ये राउंड या पियर शेप्ड दिखाई देती हैं। इनकी जो लेयर्स होती हैं, इनमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। पहले प्रकार की सेल ये कहलाती है बेसल सेल, दूसरी इंटरमीडिएट और तीसरी सरफेस पर पाई जाने वाली सुपरफिशियल सेल। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो सुपरफिशियल सेल्स होती हैं उनकी बाहरी जो सतह है वो कॉनकेव होती है। कॉनकेव का मतलब क्या? वो इस तरह से दिखाई देती है। तो बाहर की सतह ये अवतल होती है तथा कुछ बाइन्यूक्लिएट भी होते हैं, अर्थात इनमें कुछ कोशिकाओं में एक की बजाय 2 न्यूक्लियस भी उपस्थित हो सकते हैं। इस तरह से इसके अलावा सुपरफिशियल सेल के अलावा जो अन्य सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल हो सकती हैं या पॉलीहेड्रल हो सकती हैं। खिंचाव की स्थिति में जब ट्रांजिशनल इपिथेलियम ये खिंचाव या स्ट्रेस की स्थिति में होती हैं तो ये यूरिनरी ब्लैडर की आंतरिक क्षमता को या इंटरनल एकोमोडेशन को बढ़ाती हैं और ज़्यादा मात्रा में मूत्र या यूरिन इनके अंदर संचित हो सकता है। इन कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इनमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कोशिकाएं अगर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वो फिर से नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं, उनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। ये जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम है वो कहाँ पाई जाती है, आइए हम देखें। यह है पेल्विस ऑफ द किडनी, किडनी के पेल्विस भाग में। इसी तरह से यूरेटर जो मूत्र नली है उसमें, यूरिनरी ब्लैडर और फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इनमें पाई जाती है। यदि इन कोशिकाओं का अवलोकन करें तो हम ये पाते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, आपने देखा ये 3 प्रकार की कोशिकाएं। पहले प्रकार की कोशिकाएं ये कहलाती हैं बेसल सेल, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती हैं। उसके बाद इसके बाद की जो कोशिकाएं होती हैं ये कहलाती हैं इंटरमीडिएट सेल। तो ये सभी इंटरमीडिएट सेल हैं और ये इंटरमीडिएट सेल ये पॉलीहेड्रल या क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं। और तीसरे प्रकार की सेल जो सरफेस पर होती हैं इन्हें हम कहते हैं सुपरफिशियल सेल। और ये जो सुपरफिशियल सेल होती हैं ये कॉनकेव होती हैं तथा कुछ बाइन्यूक्लिएट भी होती हैं। आप देखिए किसी में 2 न्यूक्लियस है,
किसी में एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की संख्या 1 या 2 हो सकती। तो यहाँ पर जो रचना हम देख रहे हैं, जिस अवस्था में देख रहे हैं, ये उसकी विश्राम की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ पर सारी कोशिकाएं ये फैली हुई दिखाई दे रही, एक्सटेंडेड दिखाई दे रही हैं। और इस चित्र में हम देखेंगे ये स्ट्रेस्ड या खिंचाव की स्थिति को प्रदर्शित कर रही हैं। जब खिंचाव होता है तो ये कोशिकाएं कंप्रेस हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। तो इन कोशिकाओं को हम देखते हैं कि सरफेस पर जो एपिथेलियम है उनका आकार कैसा हुआ, ये कॉन्केव हो जाती हैं और इनमें एक या दो न्यूक्लियस यथावत रहते हैं। ये हो गया सरफेस एपिथेलियम। स्टेज कंडीशन पर ये कॉन्केव या अवतल होता है, इस तरह से होता है। यह है ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। अब हम देखें सरफेस मॉडिफिकेशन के बारे में। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं या एपिथेलियम होता है, उनके सतह पर किस तरह के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। एपिथेलियम टिश्यू की सतह पर उनके विशिष्ट कार्य के लिए निम्न 3 प्रकार के रूपांतरण देखने को मिलते हैं। पहला है माइक्रोविलाई, दूसरा सिलिया और तीसरा है स्टीरियोसिलिया। ध्यान देंगे, जो एपिथेलियल सेल हैं, इस तरह से जो एपिथेलियल सेल हैं, इन एपिथेलियल सेल के बेस पर यह हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन और ऊपर का यह जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा कहलाता है सेल सरफेस। तो इस सरफेस में किस तरह के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन से इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले प्रकार का जो सरफेस पे मॉडिफिकेशन है वो माइक्रोविल्ली के रूप में यहाँ पर हो सकता है, इस तरह से माइक्रोविल्ली के रूप में। दूसरा ये सिलिया के रूप में हो सकता है और तीसरा है स्टीरियोसिलिया के रूप में भी हो सकता है। तो ये 3 तरह के मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, आइए इन मॉडिफिकेशन का विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखें माइक्रोविलाई के बारे में। तो माइक्रोविलाई की जो संरचनात्मक विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं। कुछ अंगों की एपिथेलियम के ऊपरी स्वतंत्र सिरे पर, जिसको हम सरफेस कह रहे हैं, उंगलियों के समान अनेक सूक्ष्म रचनाएं, साइटो रचनाएं, जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोट्रूजन्स भी कह सकते हैं, वो बाहर की सतह पर उभरी होती हैं। इन रचनाओं को माइक्रोविलाई कहते हैं। तो माइक्रोविलाई ये गतिहीन रचनाएं होती हैं, अर्थात नॉन मोटाइल प्रोसेसेस होती हैं। तो इन कोशिकाओं पर यदि हम देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ, ये स्वतंत्र सिरे, तो इसमें उंगलियों के समान ऐसे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं और इन्हीं रचनाओं को कहा जाता है माइक्रोविल्ली। ये जो माइक्रोविल्ली होती हैं, इनमें किसी तरह का मूवमेंट या गति नहीं होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन मोटाइल प्रोसेसेस। इनकी उपस्थिति के बारे में हम देखें, ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग पर पाई जाती हैं। दूसरा, किडनी की जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनकी एपिथेलियल लाइनिंग पर पाई जाती हैं और इन पर जो माइक्रोविलाई हैं वो सघन होते हैं और इस तरह वो ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। इन्हें ब्रश बॉर्डर या स्ट्राइटेड बॉर्डर कहते हैं। ये अवशोषण क्षेत्र, माइक्रोविल्ली का कार्य क्या है, ये अवशोषण क्षेत्र, एब्जॉर्प्शन एरिया और अवशोषण क्षमता या कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये पाई जाती हैं टेस्ट बड में, जो स्वाद कलिका होती हैं उनमें पाई जाती हैं और ये स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं जीभ या टंग पर। ये हुआ माइक्रोविलाई के बारे में। आइए दूसरे तरह का जो सरफेस मॉडिफिकेशन है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और ये है सिलिया। इसकी रचनात्मक विशेषताएं इस तरह से हैं। कुछ अंगों की एपिथेलियम के ऊपरी स्वतंत्र सिरे पर या सरफेस पर छोटी, पतली, बालनुमा अनेक सूक्ष्म रचनाएं, जिन्हें हम कह सकते हैं शॉर्ट
थिन हेयर लाइक प्रोसेसेस ये संलग्न होती हैं और इन रचनाओं को सिलिया कहते हैं। सिलिया गतिशील रचनाएं हैं, अर्थात ये मोटाइल प्रोसेसेस हैं जो तेज, नियमित तथा ग्रुप में या सामूहिक लयबद्ध तरंग विधि से हिलते डुलती रहती हैं। सिलिया की उपस्थिति ये होती है रेस्पिरेटरी इपिथीलियम में, अर्थात नाक की अंदरूनी परत, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकियोल, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन पर ये पाई जाती हैं। इसके अलावा ये यूटेराइन ट्यूब इपिथीलियम पर भी पाई जाती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर ये रेशेदार रचनाएं उपस्थित हैं और इन्हीं रचनाओं को कहा जाता है सिलिया। तीसरे प्रकार का जो सरफेस मॉडिफिकेशन है यह स्टीरियोसिलिया कहलाता है। स्टीरियोसिलिया की विशेषताएं इस तरह से होती हैं। कुछ अंगों की जो इपिथीलियम है उनके ऊपरी स्वतंत्र सिरे पर माने सरफेस पर कुछ लंबी, पतली, धागेनुमा अनेक रचनाएं पाई जाती हैं। इनको हम इस तरह से भी कह सकते हैं लॉन्ग फिलामेंटस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस संलग्न रहती हैं और इन रचनाओं को स्टीरियोसिलिया कहते हैं। ये जो स्टीरियोसिलिया हैं ये गतिहीन रचनाएं होती हैं, अर्थात ये नॉन मोटाइल होती, इनमें गति नहीं होती है। और स्टीरियो, ये महत्वपूर्ण बात है, स्टीरियोसिलिया की जो रचना है उसकी जो संरचना है वह माइक्रोविलाई के ही समान होती है, इसलिए स्टीरियोसिलिया को लार्ज माइक्रोविलाई भी कहते हैं। स्टीरियोसिलिया ये पाई जाती हैं एपिडिडाइमिस की एपिथेलियल लाइनिंग पर और साथ ही साथ जो इंटरनल ईयर या आंतरिक कर्ण है उसके कॉक्लिया के सेंसरी हेयर सेल्स पर पाई जाती हैं। रचना हम देखते हैं, ये सेल हुई और इस सेल की सतह पर आप ये देखिए ये लंबे लंबे उंगलियों के समान उभार या प्रोजेक्शन सतह पर दिखाई दे रही हैं और इन्हीं रचनाओं को कहा जाता है स्टीरियोसिलिया। तो ये जो स्टीरियोसिलिया हैं इनकी संरचना, आंतरिक संरचना माइक्रोविलाई के ही समान होती है, लेकिन माइक्रोविलाई की अपेक्षा या उसकी तुलना में इनकी लंबाई अधिक होती है, इसलिए स्टीरियोसिलिया को लार्ज माइक्रोविलाई भी कहते हैं। ये जानकारी हुई स्टीरियोसिलिया जो तीसरे प्रकार का सरफेस मॉडिफिकेशन है। अब एपिथेलियम के बाद हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम या एपिथेलियम के फोल्डेड फॉर्म का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने देखा जो एपिथेलियम है वो मेम्ब्रेनस एपिथेलियम है इस तरह से। अभी हम देख रहे हैं ग्लैंडुलर या फोल्डेड एपिथेलियम के बारे में। ये एपिथेलियम है, ये इस तरह से फोल्डेड है, फोल्डेड एपिथेलियम। तो फोल्डेड एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसकी विशेषताएं इस तरह से होती हैं। पहला, ग्लैंड ये स्पेशलाइज्ड रचनाएं होती हैं जो एपिथेलिया से विकसित होती हैं तथा ये सिक्रेटरी सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, इनके द्वारा तरल या द्रव के रूप में म्यूकस, फैट, विभिन्न तरह के एंजाइम, हार्मोन इत्यादि का स्राव या सिक्रीशन किया जाता है। तीसरा, ग्लैंड अपनी नलिका या डक्ट के द्वारा स्राव को या सिक्रीशन को अपनी सतह पर छोड़ती हैं, इसलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। नलिका के द्वारा ये अपने स्राव को सतह पर छोड़ती हैं, इसलिए इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड में यदि नलिका अनुपस्थित होती है तथा वो अपने स्राव या सिक्रीशन को सीधे ब्लड में छोड़ती हैं तो उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। प्रत्येक ग्लैंड में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग सिक्रीटरी पार्ट, जहां पर एंजाइम
या हार्मोन या फैट या म्यूकस का निर्माण होता है, वो कहलाता है सीक्रेटरी पार्ट। तो ये सारा का सारा जो भाग है ये कहलाता है सीक्रेटरी पार्ट। और दूसरा है ट्यूबुलर पार्ट या नलिका पार्ट, ये है इसका ट्यूबुलर पार्ट, जहाँ से बना हुआ द्रव इस ट्यूब के द्वारा बाहर रिलीज किया जाता है। इन दोनों भागों के आधार में, आकार में भिन्नता के आधार पर एक्सोक्राइन ग्लैंड का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। पहला, शेप एंड ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डक्ट, अर्थात नलिका का जो आकार है और उनमें शाखा का जो अरेंजमेंट या विन्यास है उसके आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है मोड ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट, या उत्पाद को स्रावित करने की विधि के आधार पर। और तीसरा है नेचर ऑफ देयर सिक्रीशन, या स्राव की प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखें नलिका या डक्ट का आकार एवं शाखा विन्यास के आधार पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के प्रकार। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला, यह कहलाता है सिंपल ग्लैंड। तो सिंपल ग्लैंड में इनकी जो डक्ट होती है वो अनब्रांच्ड होती है, उनमें किसी तरह की शाखा नहीं होती। और दूसरा है कंपाउंड ग्लैंड। तो इनकी जो नलिका होती है, डक्ट होती है, वो ब्रांच्ड होती है। अब ग्लैंड के जो प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। पहला है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ग्लैंड है उसकी डक्ट में किसी तरह की ब्रांचिंग नहीं होगी। और यहाँ पर हम देखेंगे ग्लैंड की डक्ट में किसी भी तरह की ब्रांचिंग हो सकती है। अब इस डक्ट में जो ग्लैंड लगी हैं उस ग्लैंड का आकार कैसा है उसके आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला सिंपल ग्लैंड का जो प्रकार है ये कहलाता है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड की विशेषता क्या होती है, आप देखिएगा कि इनका जो सिक्रेटरी पार्ट होता है वह ट्यूबुलर होता है। तो ये जो ग्लैंडुलर पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सिक्रेटरी पार्ट है और ये इसका ट्यूबुलर पार्ट है। इसको हम कह सकते हैं ट्यूबुलर पार्ट। ये है सिक्रेटरी पार्ट। तो सिक्रेटरी पार्ट का जो शेप होता है वो ट्यूबुलर होता है, इसलिए इस प्रकार के ग्लैंड को सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं। और सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उसका जो उपस्थिति एग्जाम्पल है ये इंटेस्टिनल क्रिप्ट ऑफ लिवर कून में पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन में जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कून होता है उसमें पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की ग्लैंड यह कहलाती है सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर। दो शब्द हैं, कॉइल्ड भी है और ट्यूबुलर भी है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो सिक्रेटरी पार्ट होता है वो ट्यूबुलर भी है और कॉइल्ड भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र में ये सिक्रेटरी पार्ट है, ये ट्यूब जैसा है, साथ ही साथ ये कैसा है, कॉइल्ड है, कुंडलित है, इसलिए इसे सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड कहा जाता है। और इस प्रकार की जो ग्लैंड है वो त्वचा में पाई जाती है और उसे हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। तीसरे प्रकार की जो सिंपल ग्लैंड है वो है सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। यहाँ पर जो सिक्रेटरी पार्ट होता है वो ब्रांच्ड होता है, इसलिए इसे सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो सिक्रेटरी पार्ट होता है ये सिक्रेटरी पार्ट कैसा है, ये ट्यूबुलर है, साथ ही साथ ये अनेक शाखाओं में बटा हुआ है, इसलिए इस तरह की ग्लैंड को कहा जाता है सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। और इस प्रकार की जो ग्लैंड होती हैं वो स्टमक के फंडिक पार्ट में पाई जाती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं फंडिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, इसके उदाहरण हैं। चौथे प्रकार की जो सिंपल ग्लैंड है वो है सिंपल एल्व्यूलर। ध्यान देंगे यहाँ पर एल्व्यूलर का मतलब होता है सैक जैसा है, एक चेम्बर जैसा, और इस चेम्बर को एल्व्यूलस कहते हैं। तो यहाँ पर सिक्रेटरी पार्ट, ये जो
ग्लैंड का सिक्रेटरी पार्ट है वो यदि सैक लाइक है तो इस प्रकार का जो ग्लैंड होगा वो सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड कहलाएगा। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो सिक्रेटरी पार्ट है वो सैक जैसा है, वो ट्यूबुलर ना हो करके एक बड़े कोष्ठ या चेंबर की तरह है, इसलिए इसे हम कहते हैं सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड। और ये पाई जाती है म्यूकस ग्लैंडा यूरेथ्रा। और पांचवें प्रकार का जो सिंपल ग्लैंड है ये कहलाता है सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड। यहाँ पर हम देखेंगे इस ग्लैंड में उसका जो सिक्रेटरी पार्ट होता है वो सेक लाइक होता है और साथ ही साथ वो ब्रांच्ड भी होता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं ये सेक लाइक है, इस तरह से हमको दिखाई दे रहा, और ये ब्रांच्ड है, माने कई भागों पर ये संलग्न है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाएगा सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर। और सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड ये पाई जाती है मीबोमियन ग्लैंड में और साथ ही साथ सीबेशियस ग्लैंड में। तो ये हुआ सिंपल ग्लैंड और उसके प्रकार। आइए अब हम देखें कंपाउंड ग्लैंड। इनमें जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो ब्रांच्ड होता है और इसके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। तो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में हम देख सकते हैं कि इनके जो ट्यूब्स होते हैं वो ब्रांच्ड हैं, कई शाखाओं में बटे हुए हैं। और जो सिक्रेटरी पार्ट होता है ये सिक्रेटरी पार्ट कैसा है, ये ट्यूबुलर है, ये ट्यूब के समान दिखाई दे रहा है, ट्यूबुलर है, इसलिए इस प्रकार के कंपाउंड ग्लैंड को कहा जाएगा कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। और इस तरह की जो ग्लैंड है ये डिओडेनम में जो ब्रूनस ग्लैंड होती हैं वो आती हैं। कंपाउंड ग्लैंड का जो दूसरा प्रकार है ये कहलाता है कंपाउंड एल्वियोलर। तो सिक्रेटरी पार्ट में रचना ये एल्वियोलाई के समान होती है, इसलिए इसको एल्वियोलर कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इनके जो ट्यूब्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं और इनके जो सिक्रेटरी पार्ट हैं वो कैसे हैं, ये सैक लाइक हैं, ये एल्वियोलर के समान है और इसलिए इन्हें कहा जाएगा कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। और इसका जो उदाहरण है वो है मेमरी ग्लैंड और पैनक्रियास। कंपाउंड ग्लैंड का तीसरा प्रकार ये कहलाता है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। दो चीजें हैं, ट्यूबुलर भी है और एल्वियोलर भी है, ट्यूब जैसा भी है और ये सैक लाइक भी है। तो इसकी विशेषता इस तरह से है कि जो सिक्रेटरी पार्ट है वो दोनों प्रकार का है, ये ट्यूबुलर भी इसमें है और सैक लाइक भी है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ट्यूब ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, शाखान्वित हैं और इनमें जो सिक्रेटरी पार्ट है वो दोनों तरह का है, ये एल्वियोलर जैसा भी है, ये राउंड भी है और दूसरा ये ट्यूबुलर भी है। तो दोनों तरह के सिक्रेटरी पार्ट इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। और इस प्रकार की जो ग्लैंड होती हैं ये पाई जाती, ये कौन सी होती हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। निचले जबड़े के भीतर की ओर जो ग्लैंड पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये हुआ नलिका का आकार एवं शाखा विन्यास और सिक्रेटरी पार्ट के आधार पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के प्रकार। दूसरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम का प्रकार ये होगा उत्पाद, माने उसका जो द्रव है, प्रोडक्ट है, उसको सिक्रीट करने की विधि, स्रावित करने की विधि के आधार पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं जो अपने द्रव को नलिका के माध्यम से बाहर निकालती हैं और इनका जो द्रव है ये म्यूकस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है
या फैट इत्यादि हो सकते हैं। तो यदि नलिका उपस्थित है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं और ये अपने द्रव को सीधे सीधे ब्लड में या रक्त में रिलीज करती हैं और इनके द्वारा जो द्रव निर्मित किया जाता है वह कहलाता है हार्मोन। तो उत्पाद को एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने लिक्विड को कैसे बाहर रिलीज करती हैं, कैसे कोशिकाओं से बाहर निकालती हैं, उसके आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं उत्पाद को स्रावित करने की विधि के आधार पर। पहला है मीरोक्राइन। तो मीरोक्राइन में क्या होता है, आइए हम देखें। इसमें ग्लैंड की कोशिकाओं द्वारा निर्मित जो पदार्थ है वह कोशिकाओं के स्वतंत्र सतह के नीचे एकत्रित होता है तथा एक विशेष प्रक्रिया जिसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं उसके द्वारा यह कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में, इस प्रकार के सिक्रीशन में जो स्राव होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन व साइटोप्लाज्म की मात्रा नहीं होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये एक एपिथेलियम है, इसके अंदर ये द्रव का निर्माण हो रहा है और ये जो द्रव है ये कोशिका की ठीक सतह के नीचे आकर के एकत्रित हो गई है और अंत में यहाँ से यह कोशिका की सतह से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से कोशिका से जब ये बाहर निकलती है तो उसमें कोशिका का कोई भी हिस्सा जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये दोनों नहीं होते हैं। और इस तरह के डिस्चार्ज की या स्राव की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। दूसरा जो प्रकार है यह कहलाता है एपोक्राइन। इसमें ग्लैंड की कोशिकाओं द्वारा निर्मित जो पदार्थ है वह कोशिकाओं के स्वतंत्र सतह के नीचे एकत्रित होता है, जो ध्यान देंगे पिंच्ड ऑफ प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। पिंच ऑफ का मतलब क्या है, इस चित्र में हम देख सकते हैं कोशिका के भीतर ये द्रव निर्मित हुआ, निर्मित होने के बाद वो कोशिका के सतह के नीचे आकर के एकत्रित हुआ और उसके बाद कोशिका की यह सतह उसे बाहर की ओर ढकेलती है और इस तरह अभी भी यह कोशिका के भीतर है और अंत में यह हिस्सा यहाँ से टूट करके अलग हो जाता है। आप देख सकते हैं टूट करके ये अलग हो गया और अलग होने के कारण से इसमें क्या क्या है, बाहर की ओर ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके भीतर ये साइटोप्लाज्म भी है। तो द्रव भी है जिसका सिंथेसिस यहाँ पर हुआ है, साइटोप्लाज्म भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पिंच ऑफ प्रोसेस। तो इस तरह की प्रक्रिया में जो सिक्रीशन होता है स्राव में सेल मेम्ब्रेन तथा साइटोप्लाज्म की मात्रा रहती है। ये अंतर होता है मीरोक्राइन और एपोक्राइन में। तीसरा जो प्रकार, इस प्रकार का जो एपोक्राइन सिक्रीशन है वह मेमोरी ग्लैंड के द्वारा होता है, इसका उदाहरण है। जबकि मीरोक्राइन प्रक्रिया के द्वारा गॉबलेट सेल, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियास अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। तीसरे प्रकार में आता है होलोक्राइन। इसमें ग्लैंड की कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ परिपक्व कोशिका, ध्यान देंगे जब सेल मैच्योर हो जाती है तो सेल ही पूरी तरह से डेड कर जाती है, तो परिपक्व कोशिका के साथ ही स्रावित होती है और इस तरह पूरी सेल या पूरी कोशिका सहित स्राव होता है। हम कह सकते हैं एंटायर सेल इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग सिक्रीशन, पूरा सेल ही डिस्चार्ज हो जाता है। चित्र में हम देख सकते हैं ये कोशिका है जिसके अंदर ये द्रव का निर्माण हुआ, सिंथेसिस हुई और धीरे धीरे यह कोशिका श्रिंक होती है और फाइनली ये डेड हो जाती है और ये सारा का सारा जो स्राव होता है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को सिक्रीशन के उसे कहा जाता है होलोक्राइन। इसका उदाहरण है सीबेशियस ग्लैंड।
तो उत्पाद के स्रावित करने की विधि के आधार पर एक्सोक्राइन ग्लैंड 3 प्रकार की होती है, मीरोक्राइन ग्लैंड, उसी तरह से एपोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है होलो। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी की पूरी सेल। एपोक्राइन का मतलब है ऊपर का हिस्सा, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के साथ में स्राव, ये अलग होता है। और मीरोक्राइन का मतलब होता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा रिलीज करना। दूसरे प्रकार की ग्लैंड ये कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें नलिका या डक्ट नहीं पाई जाती हैं और ये अपने स्राव को, जो कि हार्मोन होता है, उसे सीधे सीधे ब्लड में रिलीज कर देती हैं। तीसरा जो प्रकार है वह स्राव की प्रकृति के आधार पर है। इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ देयर सिक्रीशन। तो जो उत्पादित स्राव है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर एक्सोक्राइन ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं। पहली म्यूकस ग्लैंड, दूसरी सीरस ग्लैंड और तीसरी कहलाती है मिक्स ग्लैंड। आइए इनकी विशेषताएं हम देखें। तो म्यूकस ग्लैंड के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है। म्यूकस ग्लैंड ये अनेक छोटे छोटे लोब के द्वारा या पिंडों के द्वारा बनी रहती है और इसका हर पिंड जो है वो एसिनस कहलाता है। तो इस तरह ये बहुत सारे एसिनाई से बनी हुई होती है और इसका उदाहरण है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें नेजल पैसेज और ट्रेकिया, ब्रोंकाई और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पाई जाने वाली म्यूकस ग्लैंड, इनके उदाहरण हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये जैसे म्यूकस ग्लैंड है, इस तरह से मान लो म्यूकस ग्लैंड में ये बहुत सारे लोब हैं, इस तरह से बने हुए होते हैं। तो इनका यह जो लोब होता है, प्रत्येक लोब, ये एसिनस कहलाता है और इसका बहुवचन है एसिनाई। यदि इस एसिनस को यदि हम देखें तो इसकी रचना इस तरह से दिखाई देती है। इनके न्यूक्लियस जो होते हैं ये चौड़े होते हैं, बेसल पार्टिक्यूल होते हैं और इनमें सिक्रीटरी वेसिकल पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है ये है सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड के द्वारा पानी की तरह तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है और इस पदार्थ में एंजाइम की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है। और सीरस ग्लैंड के द्वारा जो लिक्विड रिलीज किया जाता है उसको सीरस फ्लूइड कहा जाता है। और सीरस ग्लैंड ये पाई जाती हैं पैरोटिड ग्लैंड में, लेक्राइमल ग्लैंड में और पैनक्रियास में। रचना हम देखते हैं, ये इनकी कोशिकाएं ये आकार में बहुत बड़ी होती हैं, पिरामिड के आकार की होती हैं और इनके न्यूक्लियस राउंड होते हैं और मध्य भाग पर स्थित होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में सिक्रीटरी ग्रेन्यूल पाया जाता है। और तीसरे प्रकार में आती है मिक्स ग्लैंड, अर्थात इनके द्वारा म्यूकस और सीरस दोनों पदार्थों का स्राव किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों तरह की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ कोशिकाएं ये आकार में बड़ी हैं जो म्यूकस ग्लैंड की तरह हैं और कुछ कोशिकाएं ये आकार में अपेक्षाकृत वाइड हैं जिनके न्यूक्लियस मध्य भाग पर स्थित हैं। इनमें सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स हैं और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं सीरस ग्लैंड। तो ये है सीरस ग्लैंड, सीरस सेल, और ये सब कौन से हैं? ये कहलाती है म्यूकस ग्लैंड सेल। तो दोनों प्रकार के सेल यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तो मिक्स ग्लैंड के द्वारा म्यूकस और सीरस दोनों का स्राव किया जाता है और इसके उदाहरण हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। जीभ के नीचे जो ग्लैंड होती है वो कहलाती है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये इनके उदाहरण हैं। अब हम देखें एपिथेलियम के कार्य। एपिथेलियम कई महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करती है जो इस तरह से हैं। पहला है प्रोटेक्शन या सुरक्षा। यह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा की बाहरी सतह पर कॉर्निफाइड मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बाहरी आघात, बाहरी तापमान, डिहाइड्रेशन और बाह्य संक्रमण आदि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसी तरह से ओरल कैविटी, वेजाइना की आंतरिक सतह भी
जो इपिथीलियम है वह उन्हें मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर की आंतरिक इपिथीलियम संक्रमण तथा यूरिन में प्रवाहित हाइपरटोनिक एक्सक्रीटरी वेस्ट से उनकी सुरक्षा करती है। दूसरा कार्य है सिक्रीशन या स्राव। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की जो इपिथीलियम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव आहार नाल में करती है। एपिथेलियम अनेक रसायनों का संश्लेषण करके सिंथेसिस करके उन्हें ब्लड में छोड़ती है। इस तरह ग्लैंड की एपिथेलियम एक्सोक्राइन तथा एंडोकाइन सिक्रीशन का कार्य करती है। ये एंजाइम हार्मोन म्यूकस या फैट का स्राव करती है। तीसरा कार्य है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसकी एपिथेलियम पचे हुए भोजन में से आवश्यक एवं उपयोगी पदार्थों का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करते हैं। इसी तरह नेफ्रॉन की जो एपिथेलियम है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज और अन्य आवश्यक जो साल्ट हैं, लवण हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन या पुनर्अवशोषण करते हैं। चौथा कार्य है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। शरीर की विभिन्न भागों में पानी की अतिरिक्त मात्रा को संकलित कर उसे रक्त में पहुंचाकर उसे निष्कासित करने में मदद करती हैं। इसी तरह उत्सर्जी उत्पाद जैसे यूरिन, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संबंधित भाग के माध्यम से उत्सर्जन किया जाता है। पांचवा कार्य है गैसियस एक्सचेंज या गैसों का विनिमय। फेफड़ों की जो एल्वियोलर एपिथेलियम है उसके माध्यम से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परस्पर विनिमय किया जाता है। यह प्रक्रिया रक्त वाहिनियों के एपिथेलियम तथा संबंधित भाग की कोशिकाओं के मध्य भी निरंतर होते रहता है। छठवां कार्य है सेंसरी रिसेप्टर या संवेदी ग्राह्य अंग के रूप में काम करना। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, टेस्ट बड ऑफ टंग और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ ऑफ इंटरनल ईयर, इनकी कुछ एपिथेलियम में ब्रिसल लाइक रिसेप्टिव प्रोसेस विकसित होते हैं जो विशेष प्रकार की स्टिमुलाई को ग्रहण करते हैं। और सातवां है लुब्रिकेशन या स्नेहन या चिकनाई। कुछ एपिथेलियम के द्वारा म्यूकस का स्राव किया जाता है जो संपर्क में आने वाले भागों के मध्य लुब्रिकेशन का कार्य करते हैं तथा उनके बीच फ्रिक्शन या घर्षण को न्यूनतम कर कोशिकाओं को होने वाले हानियों से बचाते हैं। तो यह है फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। आइए अंत में हम देखें कंक्लूजन या निष्कर्ष के बारे में। शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण एपिथेलियम सेल्स की पहचान निम्नानुसार की जा सकती है। ए, सिंपल एपिथेलियम चपटे होते हैं तथा न्यूक्लियस भी चपटे एवं एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। बी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये वर्गाकार होते हैं तथा न्यूक्लियस गोल या अंडाकार होते हैं। सी, कॉलनर एपिथेलियम ऊंचे होते हैं तथा न्यूक्लियस लंबे एवं मध्य में समान ऊंचाई पर मध्य पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। डी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये बहुपर्ती होती है तथा न्यूक्लियस अलग अलग परत पर व्यवस्थित दिखाई देते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कोशिकाओं की ऊंचाई असमान होती है तथा न्यूक्लियस असमान स्तर पर व्यवस्थित होते हैं। सभी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आधारित होती हैं। एफ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम यह बहुपर्ती होती है तथा खिंचाव या स्ट्रेच की अवस्था में ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह फ्लैट एवं थिन एवं विश्राम या रिलैक्स की अवस्था में यह स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तरह राउंड या
पीयर शेप्ड हो जाती है। इनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। जी, एपिथेलियम में कुछ विशेषताएं तथा सतही रूपांतरण भी होता है, जिसमें सिंपल पिगमेंटेड इपिथेलियम, सिंपल सेंसरी इपिथेलियम तथा सतह पर माइक्रोविलाई, सिलिया एवं स्टीरियोसिलिया की उपस्थिति प्रमुख है। एच इपिथेलियम ये सामान्य तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइन करती है। एंडोथेलियम ये वेस्कुलर सिस्टम जिसके अंतर्गत ब्लड वेसल इत्यादि आते हैं, उनकी आंतरिक सतह को लाइन करती है, उसको स्तरित करती है। और मेसोथेलियम ये जो बॉडी कैविटीज़ हैं उसको लाइन करती हैं, जिनमें पेरिटोनियम जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं उसकी सतह पर पाई जाती है, प्लूरा या लंग कैविटी की सतह पर पाई जाती है, और पेरिकार्डियम जिसे हम हार्ट कैविटी कहते हैं उसमें भी पाई जाती है। मेसोथेलियम सीक्रेट्स ए लुब्रिकेंट फिल्म कॉल्ड सीरस फ्लूइड। तो सीरस फ्लूइड का सिक्रीशन ये मेसोथेलियम के द्वारा किया जाता है, जो एक लुब्रिकेंट फिल्म के रूप में काम करता है। ये है कंक्लूजन एपिथेलियल टिश्यू से। अंत में हम देखें क्वेश्चन नंबर। इस टॉपिक से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू क्या है? राइट दी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स के प्रकार लिखिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल सेल्स विथ एग्जाम्पल। तो सिंपल एपिथेलियम सेल्स को समझाते हुए उनके उदाहरण भी दीजिए। तीसरा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स विथ एग्जाम्पल। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के प्रकार और उनके उदाहरण दीजिए। चौथा, क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द सरफेस मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के सरफेस पर किस किस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, जैसे हमने माइक्रोविलाई, सिलिया और स्टीरियोसिलिया के बारे में अध्ययन किया है। क्वेश्चन 5, गिव एन अकाउंट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कार्यों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन 7 है, राइट नोट्स ऑन। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये कंटेंट हमने जहाँ से लिया है ये सजेस्टेड है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बाय A.K. बेरी, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, देन हिस्टोलॉजी, mammalian histology, then histology, and last one is cell biology. अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपकमिंग वीडियो है कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।